वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेडिन सासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का हम लोग लास्ट चैप्टर 15 चैप्टर तरंगे बेसिस प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रगामी तरंगे, अप्रगामी तरंगे क्या होती है के बेस पे देखे थे और खुला आर्गन पाइप और बंद आर्गन पाइप के माध्यम से देखे थे। ठीक है, तो चलिए इसका आगे का कंटेंट को हम लोग देखते हैं भाई कि खुला आर्गन पाइप और बंद आर्गन पाइप के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है। तो उस चीज़ को देखे थे कि खुला आर्गन पाइप किसके बेसिस होता है, बंद आर्गन पाइप किसके बेस पे होता है। क्लियर कि खुला आर्गन पाइप किसके बेस पे होता है, बंद आर्गन पाइप किसके बेस पे होता है। इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानने वाले हैं। क्लियर कि प्रगामी तरंगे क्या होती है, अप्रगामी तरंगे क्या होती है। ये दोनों चीज़ों को तो हम लोग देख चुके थे भाई कि प्रगामी तरंगे किसके बेस पे होता है और अप्रगामी तरंगे किसके बेस पे होता है। ठीक है, दो चीज़ देखे थे हम लोग, एक प्रगामी तरंग के माध्यम से देखे थे, एक हम लोग अप्रगामी तरंग के माध्यम से देखे थे। ठीक है, तो एक को हम लोग प्रगामी तरंग के माध्यम से देख लेते हैं और एक को हम लोग अप्रगामी तरंग के माध्यम से देखते हैं कि प्रगामी तरंग के माध्यम से क्या होता है और अप्रगामी तरंग के माध्यम से क्या होता है। ठीक है, तो प्रगामी तरंग के माध्यम से देख लेते हैं और अप्रगामी तरंग के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। क्लियर, चलिए ये दो चीज़ को देखे थे। अब आगे का कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं भाई। 20 स्पंद के बेस पे है, 20 स्पंद के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि 20 स्पंद किसके बेसिस पे होता है, ये किसके अकॉर्डिंग में होता है, किस किस कंटेंट के बेसिस पे होता है। क्लियर, तो यहाँ पर दिया गया है बिट्स की व्याख्या के बेस पे जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है। क्लियर, जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है। तो उनके अध्यारोपण से क्या बनती है, परिणामी तरंग बनती है। क्या बनती है, परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। क्रमशः घटती एवं क्या होती है भाई, बढ़ती है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ की व्याख्या कर सकते हैं कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है, जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की देखिए, जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। क्रमशः घटती एवं क्या होती है भाई, बढ़ती है। तो इसकी व्याख्या के स्वरूप में भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये व्याख्या के एक रोडिंग में कैसे आता है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं क्या होती है, बढ़ती जाती है। घटती एवं क्या होती जाती है भाई, बढ़ती जाती है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती रहती है भाई, एक साथ एक ही दिशा में चलती रहती है, तो इस कंटेंट के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं,
सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति के दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती जाती है। क्रमशः क्या होती जाती है भाई, घटती एवं बढ़ती जाती है। क्रमशः क्या होती जाती है, घटती एवं बढ़ती जाती है। तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। क्रमशः क्या होती है भाई, घटती एवं क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसके बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। अर्थात हम लोग ये बता सकते हैं भाई कि अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की क्लियर। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि जब किसी माध्यम में हमारे पास समान आवृत्ति के दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। क्लियर। परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता नियत होती है। परंतु जब आवृत्ति में थोड़े अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है। क्लियर। जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। तो जब किसी माध्यम में समान
आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं क्या होती जाती है भाई, बढ़ती जाती है। जिसके अनुसार क्रमशः घटती एवं क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता नियत होती है। परंतु जब आवृत्ति में थोड़े अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती रहती है। माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर न रहकर घटती या बढ़ती रहती है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। तो व्याख्या के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता नियत होती है परंतु जब आवृत्ति में थोड़े अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती रहती है। माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर न रहकर घटती या बढ़ती रहती है भाई। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि यह किसके बेस पे रहेगा। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता नियत होती है। परंतु जब आवृत्ति में थोड़े अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती रहती है। माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर न रहकर घटती या बढ़ती रहती है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। परंतु माध्यम के प्रत्येक
बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता नियत होती है, परंतु जब आवृत्ति में थोड़े अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती रहती है। माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर न रहकर घटती या बढ़ती रहती है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है, अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है, अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता नियत होती है, परंतु जब आवृत्ति में थोड़े अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती रहती है। माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर न रहकर घटती या बढ़ती रहती है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है, अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता नियत होती है, परंतु जब आवृत्ति में थोड़े अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती रहती है। माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर न रहकर घटती या बढ़ती रहती है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है, अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है, अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है, अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता नियत होती है, परंतु जब आवृत्ति में थोड़े अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती रहती है। माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर न रहकर घटती या बढ़ती रहती है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है, अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर इस कंटेंट के एक रीडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये दोनों किसके माध्यम से रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके माध्यम से रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के स्वरूप ठीक है, तो उनके अध्यारोपण के स्वरूप में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो इन दोनों के बेसिस पे क्लियर कर सकते हैं कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति के दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके
अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है, अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, परंतु माध्यम के प्रत्येक के बेसिस पे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति के दो ध्वनि तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है, अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि के साथ देखते हैं, परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता नियत होती है। परंतु माध्यम के देखिए यहाँ से परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है, अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। क्लियर। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है, अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से जान सकते हैं कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है, अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। तो इसके अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे भाई और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। चलिए, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है, अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता नियत होती है। परंतु जब आवृत्ति में थोड़े अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती रहती है। तो माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर न रहकर घटती या क्या होती रहती है भाई, बढ़ती रहती है भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है, अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर
ध्वनि की तीव्रता नियत होती है, परंतु जब आवृत्ति में थोड़े अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती रहती है। माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर न रहकर घटती या बढ़ती रहती है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती रहती है। भाई क्रमशः घटती एवं क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंग एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है भाई। तो परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता नियत होती है, परंतु जब आवृत्ति में थोड़े अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती रहती है। माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर न रहकर घटती या बढ़ती रहती है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता नियत होती है। परंतु जब आवृत्ति में थोड़े अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती रहती है। तो माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर न रहकर घटती या बढ़ती रहती है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता नियत होती है। परंतु जब आवृत्ति में थोड़े अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती रहती है। माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर न रहकर घटती या बढ़ती रहती है। जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता नियत होती है। परंतु जब आवृत्ति में थोड़े अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती रहती है। तो माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर न रहकर घटती या बढ़ती रहती है। क्लियर। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति के दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता नियत होती है। परंतु जब आवृत्ति में थोड़े अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती रहती है। माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर न रहकर घटती या बढ़ती रहती है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता नियत होती है। परंतु जब आवृत्ति में थोड़े अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती रहती है। तो माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर न रहकर घटती या बढ़ती रहती है। जब किसी माध्यम में
समान आवृत्ति के दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता नियत होती है। परंतु जब आवृत्ति में थोड़े अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती रहती है। तो माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर न रहकर घटती या बढ़ती रहती है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसके माध्यम से जान सकते हैं। जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता नियत होती है। परंतु जब आवृत्ति में थोड़े अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर न रहकर घटती या बढ़ती रहती है। भाई स्थिर न रह करके क्या होती है, घटती या बढ़ती रहती है। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता नियत होती है, परंतु जब आवृत्ति में थोड़े अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती रहती है। माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर न रहकर घटती या बढ़ती रहती है। स्थिर न होकर के घटती है क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति पर क्या होती है, निर्भर होती है भाई। ठीक है, तो स्थिति पर क्या होती है, निर्भर होती है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति के दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता नियत होती है। परंतु जब आवृत्ति में थोड़े अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती रहती है। माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर न रहकर घटती या बढ़ती रहती है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है। अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता नियत होती है। परंतु जब
आवृत्ति में थोड़े अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती रहती है। माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर न रहकर घटती या बढ़ती रहती है। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति के दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है, अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता नियत होती है। परंतु जब आवृत्ति में थोड़े अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती रहती है। माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर न रहकर घटती या बढ़ती रहती है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति के दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है, अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता नियत होती है। परंतु जब आवृत्ति में थोड़े अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती रहती है। माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर न रहकर घटती या बढ़ती रहती है। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति के दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है जिसकी तीव्रता स्थिति के अनुसार क्रमशः घटती एवं बढ़ती है, अर्थात कहीं मंद ध्वनि सुनाई देती है तो कहीं तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, परंतु माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता नियत होती है। परंतु जब आवृत्ति में थोड़े अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती रहती है। माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर न होकर के क्या रहती है, घटती या बढ़ती रहती है भाई। ठीक है, जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती बढ़ती रहती है ध्वनि की तीव्रता में
ध्वनि की ध्वनि की तीव्रता में होने वाले ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है? विस्पंद कहलाता है। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। क्या स्पंद कहते हैं भाई? विस्पंद कहते हैं। तो ये आप लोगों का विस्पंद के बेसिस पे आ जाएगा। ये आप लोगों के किसके बेस पे आ जाएगा? विस्पंद के बेसिस पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग विस्पंद के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से जान सकते हैं, जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति के दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। क्या स्पंद कहते हैं? विस्पंद कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है तो ध्वनि की इस तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति के दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति के दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। क्या स्पंद कहते हैं? विस्पंद कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में लगभग
समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि विस्पंद किसके बेसिस पे होता है, विस्पंदक किसके एक रोडिंग में होता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि विस्पंदक किसके बेसिस पे होता है और ये किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में होता है। तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति के दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है तो ध्वनि की तीव्रता होने वाली इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तो ये आप लोगों का विस्पंद के बेसिस पे हो जाएगा भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे। तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है, एक साथ क्या चलती है भाई, एक ही दिशा में चलती है, एक साथ एक ही दिशा में चलती है, एक साथ एक ही दिशा में चलती है, तब आपके पास क्या कंटेंट आएगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी देख लेते हैं भाई कि जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति के दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्पंद कहते हैं। तो ये आप लोगों के विस्पंद के बेसिस पे हो जाएगा भाई, ये आप लोगों के किसके बेसिस पे हो जाएगा, विस्पंद के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किसके बेसिस पे भी रहेगा, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के
एक रीडिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर। यहाँ पर जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है। इसको ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को क्या बोला जाता है भाई, विस्पंद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विस्पंद बोला जाता है। ठीक है। तो इस विस्पंद के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि विस्पंद किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। क्लियर। तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाली इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तो आप लोग यहाँ से भी जान सकते हैं भाई कि विस्पंद किसके बेस पे होता है, विस्पंद किसके एक रीडिंग में भी होता है। ठीक है। तो इसको आप लोग विस्पंद के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। क्लियर। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्पंद कहते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों का विस्पंद के बेसिस पे हो जाएगा। ये किसके बेस पे हो जाएगा भाई, आप लोग के विस्पंद के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। कि किसके बेस पे रहेगा, तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग विस्पंद के बेस पे भी जान सकते हैं। हम लोग किसके बेस पे जान सकते हैं भाई, इस चीज़ को विस्पंद के बेस पे जान सकते हैं कि विस्पंद के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये किसके बेसिस में भी आएगा। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के
माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि 20 स्पंद किसके बेस पे रहेगा और ये किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर लेते हैं सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि ये 20 स्पंद किसके बेस पे रहेगा और ये 20 स्पंद किसके अकॉर्डिंग में भी आएगा। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है। तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है तो इसको ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती या बढ़ती रहती है तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। क्लियर, क्या कहते हैं? विस्पंद कहते हैं। तो विस्पंद के भांति हम लोग भी इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिला करके अब इसका आगे का थ्योरिकल चीज़ को देखते हैं भाई। अब इसका आगे का थ्योरिकल चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि, एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलकर एक विस्पंद बनाता है। क्लियर, एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिल करके एक विस्पंद बनाता है। पहला देखिए, एक मंद है, पहला मंद अभिक्रिया जो पढ़ते हो ना, तीव्र अभिक्रिया, वही कंटेंट वाला है कि ये मंद और तीव्र के बेस से मिल करके क्या बनाते हैं भाई? विस्पंद बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? विस्पंद बनाते हैं। क्लियर, तो इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलकर एक विस्पंद बनता है। तो दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समयांतराल को विस्पंद काल कहते हैं। क्या काल कहते हैं? बीट पीरियड, विस्पंद काल कहते हैं। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि, एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलकर एक विस्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समयांतराल को विस्पंद काल कहते हैं। क्या काल कहते हैं? विस्पंद काल कहते हैं। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समयांतराल को विस्पंद काल कहते हैं। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समयांतराल को विस्पंद काल कहते हैं। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समयांतराल को, दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के, यहाँ से देखिए, दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समयांतराल को विस्पंद काल कहते हैं। दो ध्वनियों के बीच के समयांतराल को विस्पंद काल कहते हैं, विस्पंद काल कहते हैं। तो दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समयांतराल को विस्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले विस्पंदों की संख्या को विस्पंद काल कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्पंद काल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर, तो चलिए
इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिला करके हम लोग इन दोनों चीज़ों को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलकर एक विस्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समयांतराल को विस्पंद काल कहते हैं। क्या काल कहते हैं, विस्पंद काल कहते हैं। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलकर एक विस्पंद बनता है, जो तो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समयांतराल को विस्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले विस्पंदों की संख्या को विस्पंद की आवृत्ति भी कहते हैं। क्लियर, तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिल करके, एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिल करके, यहाँ से देखिए, एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलकर एक विस्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समयांतराल को विस्पंद काल कहते हैं। क्या काल कहते हैं, विस्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले विस्पंदों की, एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले विस्पंदों की संख्या को विस्पंद की आवृत्ति कहते हैं। विस्पंद की क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक विस्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समयांतराल को विस्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले विस्पंदों की संख्या को विस्पंद की आवृत्ति कहते हैं। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक विस्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समयांतराल को विस्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले विस्पंदों की संख्या को विस्पंद की आवृत्ति भी कहते हैं। तो ये आप लोग की आवृत्ति के माध्यम से भी आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों के किसके माध्यम से आ जाएगा भाई, आवृत्ति के माध्यम से भी आ जाएगा कि आवृत्ति किसके बेस पे रहेगा और ये आवृत्ति किसके किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक विस्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समय अंतराल को विस्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले विस्पंदों की संख्या को विस्पंद की आवृत्ति कहते हैं। दूसरा, विस्पंद की शर्तें के माध्यम से होता है। विस्पंद की शर्तें के माध्यम से पहला, दो ध्वनि तरंगों से हमें विस्पंद प्राप्त होते हैं। दो ध्वनि तरंगों से हमें विस्पंद प्राप्त होते हैं। यदि दो ध्वनि तरंगों से हमें विस्पंद प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, विस्पंद प्राप्त होते हैं। तो दो ध्वनि तरंगों से हमें विस्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो। दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो। दूसरा, पहला है हमारे पास दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो। दूसरा देखते हैं दोनों तरंगों के आयाम समान हो। दूसरा, दोनों तरंगों के आयाम क्या हो, समान हो। दूसरा, दोनों तरंगों के आयाम क्या हो, समान हो। पहला, दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो। दूसरा, दोनों तरंगों के आयाम समान हो। तीसरा कंटेंट में देखते हैं कि दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। और तीसरा देखते हैं कि दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किसके बेस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के
एक रोडिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो एक मंद के बेस पे जान सकते हैं भाई, और एक तीव्र के बेसिस पे भी जान सकते हैं कि एक मंद के बेस पे क्या होता है और एक तीव्र के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है कि 20 स्पंद के शर्तें के बेस पे कि दो ध्वनि तरंगों से हमें 20 स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो तथा दोनों तरंगों के आयाम समान हो तथा दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में क्या हो, एक ही रेखा में गतिशील हो। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनाता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समय अंतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समय अंतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनाता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समय अंतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समय अंतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समय अंतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समय अंतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। तो 20 स्पंद की शर्तें के माध्यम से देखते हैं। दो ध्वनि तरंगों से हमें 20 स्पंद प्राप्त होते हैं। दो ध्वनि तरंगों से हमें 20 स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, दोनों तरंगों का आयाम लगभग समान हो, दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनाता है। तो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समय अंतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। 20 स्पंद की शर्तें दो ध्वनि तरंगों से हमें 20 स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, तो दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान होते हैं और दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समय अंतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। 20 स्पंद की शर्तें दो ध्वनि तरंगों से हमें 20 स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग क्या हो, बराबर हो और दोनों तरंगों का आयाम भी लगभग क्या हो, समान हो। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समय अंतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। 20 स्पंद की शर्तें दो ध्वनि तरंगों से हमें 20 स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, दोनों तरंगों के आयाम समान हो, दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो दो ध्वनि तरंगों से हमें 20 स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान हो, दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में
एक ही रेखा में गतिशील हो। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समांतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समांतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समांतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। 20 स्पंद की शर्तें। दो ध्वनि तरंगों से हमें 20 स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, दोनों तरंगों का आयाम समान हो, दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। क्लियर। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समांतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। तो 20 स्पंद की शर्तें। दो ध्वनि तरंगों से हमें 20 स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो और दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान हो, दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनाता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समांतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। तो 20 स्पंद की शर्तें। दो ध्वनि तरंगों से हमें 20 स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, तो दोनों तरंगों के आयाम समान हो, तो दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में क्या होती है गतिशील होती है। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समांतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समांतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। तो 20 स्पंद की शर्तों के माध्यम से भी हम लोग जान सकते हैं भाई कि शर्त के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट होगा, ये शर्त किसके किसके माध्यम में भी होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके माध्यम में होगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। तो दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समांतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। 20 स्पंद की शर्तें। दो ध्वनि तरंगों से हमें 20 स्पंद प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं भाई 20 स्पंद प्राप्त होते हैं। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समांतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। 20 स्पंद की शर्तें। दो ध्वनि तरंगों से हमें 20 स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान हो, दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समय अंतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को
V स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। V स्पंद की शर्तें, दो ध्वनि तरंगों से हमें V स्पंद प्राप्त होते हैं। क्लियर। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक V स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समयांतराल को V स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले V स्पंदों की संख्या को V स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। तो V स्पंद की शर्तें के माध्यम से जान सकते हैं कि दो ध्वनि तरंगों से हमें V स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, दोनों तरंगों के आयाम समान हो, दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। तो पहला है एक मंद के बेस पे है और एक तीव्र के बेस पे है भाई, ठीक है। एक मंद के बेस पे है और एक किसके बेस पे है, एक तीव्र के बेस पे है। मतलब मंद के बेसिस पे हमारे पास क्या आते हैं और तीव्र के बेसिस पे क्या आते हैं, इन दोनों चीज़ को देखेंगे भाई, ठीक है। कि मंद के बेसिस पे क्या होता है हमारे पास और तीव्र के बेसिस पे क्या होता है हमारे पास। तो एक मंद के बेस पे जान सकते हैं और एक तीव्र के माध्यम से जान सकते हैं कि तीव्र के बेसिस पे क्या होता है और एक मंद के बेसिस पे भी क्या होता है। क्लियर। तो एक को तीव्र के माध्यम से जान सकते हैं और एक को हम लोग मंद के माध्यम से जान सकते हैं कि मंद के बेस पे क्या हो जाएगा और तीव्र के बेस पे क्या हो जाएगा। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक V स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समयांतराल को V स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले V स्पंदों की संख्या को V स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। V स्पंद की शर्तें, दो ध्वनि तरंगों से हमें V स्पंद प्राप्त होते हैं। दो ध्वनि तरंगों से हमें V स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, दोनों तरंगों के आयाम समान हो, दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक V स्पंद बनाता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समयांतराल को V स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले V स्पंदों की संख्या को V स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। V स्पंद की शर्तें, दो ध्वनि तरंगों से हमें V स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, दोनों तरंगों का आयाम समान हो, दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्यतिकरण और V स्पंद में अंतर। ठीक है। अभी व्यतिकरण और V स्पंद में हम लोग क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए व्यतिकरण और V स्पंद में हम लोग अंतर को देखते हैं। हमारे पास कि ये व्यतिकरण के बेसिस पे क्या आता है और V स्पंद के बेस पे क्या आता है, ठीक है। और V स्पंद के बेस पे क्या आता है। तो व्यतिकरण और V स्पंद के बेस पे जान सकते हैं। क्लियर। कि व्यतिकरण के बेस पे क्या रहेगा और V स्पंद के बेस पे भी क्या रहेगा। तो दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी जान सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो एक व्यतिकरण के बेस पे होता है, एक V स्पंद के बेस पे होता है। क्लियर। तो चलिए दोनों के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके माध्यम से रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो चलिए इन क्वेश्चनों के बेस पे हमारे पास जो कंटेंट आ रहा है ये आप लोगों के किसके किसके बेसिस पे आ रहा है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई। चलिए ये दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग में हैं और ये दोनों क्वेश्चनों के बेसिस में भी हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चनों के बेसिस पे भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं ये किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं,
सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के रोडिंग में भी रहेंगे। क्लियर, तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि किसके बेस पे रहेंगे, तो यहाँ से व्यतिकरण के बेस पे जान सकते हैं और वी स्पंद के बेस पे जान सकते हैं। व्यतिकरण और वी स्पंद, व्यतिकरण किसके बेस पे होता है और वी स्पंद किसके बेस पे होता है। क्लियर, तो एक व्यतिकरण के बेस पे है और एक वी स्पंद के बेस पे है। तो एक को हम लोग व्यतिकरण के बेसिस पे देखेंगे, एक को हम लोग वी स्पंद के बेस पे देखेंगे कि व्यतिकरण किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और वी स्पंद भी। क्लियर, तो व्यतिकरण के माध्यम से आ जाएगा और एक वी स्पंद के माध्यम से आ जाएगा। तो व्यतिकरण में क्या होता है, फर्स्ट कंटेंट में देखते हैं तो फर्स्ट के बेस पे होता है, इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है। इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है और इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। क्या होती है, समान होती है। तो व्यतिकरण और वी स्पंद के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि व्यतिकरण में इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है। इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। तो व्यतिकरण में भी जान सकते हैं कि इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है और वी स्पंद में देख सकते हैं इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। तो इसमें भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि व्यतिकरण में क्या होता है और वी स्पंद में क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर, तो पहला व्यतिकरण के बेस पे है कि इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है और वी स्पंद, इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। क्लियर, तो व्यतिकरण में देख सकते हैं भाई कि इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः क्या होती है, समान होती है और वी स्पंद में इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। क्लियर, तो व्यतिकरण में देख सकते हैं कि इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है और वी स्पंद में देख सकते हैं इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। तो व्यतिकरण के बेस पे जान सकते हैं कि इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है और वी स्पंद के बेस पे देख सकते हैं इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। क्लियर, तो व्यतिकरण के बेस पे जान सकते हैं कि इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है और वी स्पंद के बेस पे देख सकते हैं इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। व्यतिकरण के बेस पे जान सकते हैं इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है और वी स्पंद के बेस पे देख सकते हैं इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। तो व्यतिकरण के बेस पे जान सकते हैं इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है और वी स्पंद के बेस पे देख सकते हैं इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। तो व्यतिकरण में जान सकते हैं इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है जबकि वी स्पंद में देख सकते हैं इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। तो व्यतिकरण में देख सकते हैं कि इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों
ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, जबकि 20 स्पंद में देख सकते हैं इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। व्यतिकरण में देख सकते हैं कि इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कालांतर नियत रहता है, जबकि 20 स्पंद के बेस पे देख सकते हैं कि इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। क्लियर? तो व्यतिकरण के बेस पे भी जान सकते हैं और भी स्पंद के माध्यम से भी जान सकते हैं कि व्यतिकरण के बेसिस पे क्या होता है और बी स्पंद के बेस पे क्या होता है। क्लियर? तो पहला व्यतिकरण में हम लोग इस चीज़ को देखें कि इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, जबकि 20 स्पंद में क्या होती है, इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। ये लगभग के बराबर होता है भाई। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये व्यतिकरण किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और 20 स्पंद भी किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो व्यतिकरण के बेस पे भी जान सकते हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से भी जान सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, जबकि 20 स्पंद में इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। तो 20 स्पंद में देखते हैं इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। व्यतिकरण में इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, जबकि 20 स्पंद में इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। तो व्यतिकरण में इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, जबकि 20 स्पंद में इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। तो व्यतिकरण में इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, जबकि 20 स्पंद में इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। तो व्यतिकरण के बेस पे जान सकते हैं कि इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, जबकि 20 स्पंद में इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। तो व्यतिकरण के बेस पे जान सकते हैं कि इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, जबकि 20 स्पंद इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। तो व्यतिकरण में आप लोग पहला देख लिए कि इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, जबकि 20 स्पंद में देख सकते हैं कि इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। क्लियर? तो व्यतिकरण के माध्यम से जान सकते हैं और हम लोग 20 स्पंद के माध्यम से भी जान सकते हैं। ठीक है, कि ये व्यतिकरण के बेसिस पे भी क्या होता है और ये इसके कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा को अब हम लोग देखते हैं कि इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कालांतर नियत रहता है। दूसरा, इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कालांतर क्या होता है, नियत रहता है। व्यतिकरण में जब हम लोग देखते हैं भाई कि इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कालांतर क्या होता है, नियत रहता है। तो इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कालांतर क्या होता है, नियत होता है। जबकि स्पंद में देखते हैं कि इसमें जबकि 20 स्पंद में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच का कालांतर समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। कालांतर समय के साथ क्या होते रहता है भाई, परिवर्तित होते रहता है। इसमें देखिए, इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच, इसके बीच तरंगों के बीच कौन सा कालांतर समय के साथ क्या होता है भाई, परिवर्तित होते रहता है, परिवर्तित होते रहता है। तो व्यतिकरण में देखते हैं कि इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है। 20 स्पंद इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। व्यतिकरण इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कालांतर नियत रहता है। 20 स्पंद इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। तो व्यतिकरण और 20 स्पंद के बेस पे देख सकते हैं। व्यतिकरण इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है,
जबकि 20-15 में इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। व्यतिकरण, इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कालांतर नियत रहता है, जबकि 20-15 इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। समय के साथ क्या होते रहता है भाई? परिवर्तित होते रहता है। तो व्यतिकरण में इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों का आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, जबकि 20-15 में इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। ठीक है, तो ये दोनों के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई? सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यतिकरण के बेस पे जान सकते हैं और 20-15 के बेस पे भी जान सकते हैं कि व्यतिकरण के बेस पे भी आप लोगों के पास क्या कंटेंट आएगा और व्यतिकरण के बेसिस पे भी क्या कंटेंट आएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं कि व्यतिकरण के बेस पे क्या होगा और स्पंद के बेस पे क्या होगा। इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, जबकि 20-15 में इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। तो व्यतिकरण इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, जबकि 20-15 इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। व्यतिकरण इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, जबकि 20-15 इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। तो इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, जबकि 20-15 इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग असमान होती है। व्यतिकरण इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कालांतर नियत रहता है, जबकि 20-15 इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच के कालांतर समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। क्लियर? तो व्यतिकरण में जान सकते हैं कि इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, और इसमें जान सकते हैं 20-15 इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। व्यतिकरण इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कालांतर नियत रहता है, जबकि इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। थर्ड, इसमें माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम का मान नियत रहता है। व्यतिकरण में क्या होता है? इसमें माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम का मान नियत रहता है। इसमें माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम का मान क्या रहता है? नियत रहता है। क्लियर? और 20-15 के माध्यम से देखते हैं तो 20-15 में क्या होता है भाई? इसमें माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम समय के साथ क्या होता है? परिवर्तित होते रहता है। समय के साथ ये परिवर्तित होते रहता है, जबकि इसका मान क्या रहता है? कांस्टेंट नियत रहता है। कांस्टेंट नियत रहता है भाई। कांस्टेंट क्या रहता है? नियत रहता है। तो व्यतिकरण के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को देख लिए। 20-15 के बेस पे देख लिए। व्यतिकरण में आप लोग पहला क्या देखें कि भाई इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, और 20-15 इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। व्यतिकरण इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कालांतर नियत रहता है। इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। इसमें माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम का मान नियत रहता है, जबकि 20-15 में इसमें माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। क्लियर? तो व्यतिकरण में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, और 20-15 इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। व्यतिकरण इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कालांतर नियत रहता है। 20-15 इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। तो व्यतिकरण इसमें एक साथ एक ही दिशा में
गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, जबकि 20-15 इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। व्यतिकरण इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कालांतर नियत रहता है, जबकि 20-15 इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच के कालांतर समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। व्यतिकरण इसमें माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम का मान नियत रहता है। 20-15 इसमें माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। तो व्यतिकरण में आयाम कांस्टेंट नियत, जबकि 20-15 में क्या होता है, आयाम परिवर्तित होते रहता है भाई। तो एक में तो परिवर्तित हो रहा है भाई, और एक में आप लोगों के पास परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो एक आयाम के बेस पे है और एक आप लोगों के किसके बेस पे है भाई, एक आप लोगों के 20-15 के बेस पे है। ठीक है, तो 20-15 के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं और व्यतिकरण के माध्यम से भी जान सकते हैं। ठीक है, कि व्यतिकरण के बेस पे आपके पास क्या कंटेंट रहेगा और 20-15 के बेस पे भी क्या कंटेंट रहेंगे। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि व्यतिकरण में कि इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, जबकि 20-15 में इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। व्यतिकरण इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कालांतर नियत रहता है, जबकि 20-15 इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच के कालांतर समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। व्यतिकरण इसमें माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम का मान नियत रहता है, जबकि 20-15 इसमें माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके माध्यम में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। तो व्यतिकरण में क्या हो गया कि इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, जबकि 20-15 में इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। दूसरा, व्यतिकरण में इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कालांतर नियत होता है, जबकि 20-15 में इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच के कालांतर समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। क्लियर। थर्ड, व्यतिकरण में हो जाएगा इसमें माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम का मान नियत रहता है, जबकि 20-15 इसमें माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। तो व्यतिकरण इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, जबकि 20-15 इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। व्यतिकरण इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कालांतर नियत रहता है, जबकि 20-15 इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। व्यतिकरण इसमें माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम का मान नियत रहता है, जबकि 20-15 इसमें माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। व्यतिकरण इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है। 20-15 इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। व्यतिकरण इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कालांतर नियत रहता है। 20-15 इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। व्यतिकरण इसमें माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम का मान नियत रहता है, जबकि 20-15 इसमें माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। तो व्यतिकरण इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, जबकि 20-15 इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। व्यतिकरण इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कालांतर नियत रहता है, जबकि 20-15 इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच के कालांतर समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। व्यतिकरण इसमें माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम का मान नियत रहता है, जबकि 20-15 इसमें माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम
समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। तो व्यतिकरण इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, जबकि 20 स्पंद इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। व्यतिकरण इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, जबकि 20 स्पंद में इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। उसमें पूर्णतः समान होती है, इसमें लगभग समान होती है। और व्यतिकरण में माध्यम के किसी बिंदु पर दोनों ध्वनि तरंगों के बीच में कालांतर नियत रहता है, जबकि 20 स्पंद में इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ परिवर्तित रहता है। जबकि व्यतिकरण में माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम का मान नियत रहता है, जबकि 20 स्पंद में माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम समय के साथ क्या रहता है, परिवर्तित। क्लियर। तो व्यतिकरण में जान सकते हैं कि इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है। 20 स्पंद इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। व्यतिकरण इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कालांतर नियत रहता है, जबकि 20 स्पंद इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, जबकि 20 स्पंद में इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होनी चाहिए। व्यतिकरण इसे माध्यम के किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कालांतर नियत रहता है, जबकि 20 स्पंद इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। समय के साथ क्या होते रहता है, परिवर्तित होते रहता है भाई। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो व्यतिकरण में जान सकते हैं कि इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है और 20 स्पंद इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। व्यतिकरण इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कालांतर नियत रहता है, जबकि 20 स्पंद इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। व्यतिकरण इसमें माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम का मान नियत रहता है, जबकि 20 स्पंद इसमें माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। चौथा कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। इसमें माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यद्यपि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर ध्वनि की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जबकि 20 स्पंद में इसमें माध्यम के किसी भी बिंदु पर समय के साथ ध्वनि की तीव्रता घटती या बढ़ती रहती है। घटती या क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। घटती या क्या होती रहती है भाई, बढ़ती रहती है। यहाँ पर देखिए इसमें माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि यद्यपि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर ध्वनि की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। 20 स्पंद इसमें माध्यम के किसी भी बिंदु पर समय के साथ ध्वनि की तीव्रता घटती या बढ़ती रहती है। ठीक है। तो व्यतिकरण के बेस पे जान सकते हैं और 20 स्पंद के बेस पे जान सकते हैं कि व्यतिकरण के बेस पे क्या होता है, 20 स्पंद के बेस पे क्या होता है। व्यतिकरण इसमें माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, यद्यपि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर ध्वनि की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। जबकि 20 स्पंद इसमें माध्यम के किसी भी बिंदु पर समय के साथ ध्वनि की तीव्रता घटती या बढ़ती रहती है। घटती या क्या रहती है भाई, बढ़ती रहती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर बोला गया है कि
व्यतिकरण में कि इसमें माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर ध्वनि की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है, जबकि 20 स्पंद में इसमें माध्यम के किसी भी बिंदु पर समय के साथ ध्वनि की तीव्रता घटती या बढ़ती रहती है। ध्वनि की तीव्रता क्या होती रहती है भाई? घटती या बढ़ती रहती है। घटती है, क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। तो व्यतिकरण में इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, जबकि 20 स्पंद में इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। व्यतिकरण में इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कालांतर नियत रहता है, जबकि इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। ठीक है। और व्यतिकरण में इसमें माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम का मान नियत रहता है, जबकि 20 स्पंद में इसमें माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। व्यतिकरण इसमें माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, यद्यपि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर ध्वनि की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। जबकि 20 स्पंद इसमें माध्यम के किसी भी बिंदु पर समय के साथ ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? घटती या बढ़ती रहती है भाई। ठीक है, इसमें घटती या क्या होती है? बढ़ती रहती है। तो व्यतिकरण इसमें एक साथ एक ही दिशा में गतिशील दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पूर्णतः समान होती है, जबकि 20 स्पंद इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है। व्यतिकरण इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कालांतर नियत रहता है, और 20 स्पंद इसमें माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। इसमें माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम का मान नियत रहता है। इसमें माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम का मान समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। इसमें माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, यद्यपि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर ध्वनि की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है, जबकि इसमें माध्यम के किसी भी बिंदु पर समय के साथ ध्वनि की तीव्रता घटती या बढ़ती जाती है। तो इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग अगला वीडियो लेक्चर के माध्यम से नेक्स्ट कंटेंट में हम लोग क्लियर करेंगे। इसको हम लोग यहाँ पर व्यतिकरण और 20 स्पंद के बेस पे रखते हैं। इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखते हैं।